नमस्कार। ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी पद्य खंड के अंतर्गत सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन का अध्ययन करेंगे। ऋतु वर्णन के भाग 1 के अंतर्गत हमने सेनापति का जीवन परिचय पढ़ा था। आज भाग 2 में सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन का भावार्थ समझेंगे। भावार्थ समझने से पूर्व हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। पाठ परिचय। यहाँ प्रस्तुत कविता सेनापति के ऋतु वर्णन का प्रौढ़ और प्रांजल नमूना है। इसमें पूरी निपुणता से ऋतु के उपादानों एवं उसके लक्षणों का उपयोग कवि ने किया है। यानी कि सेनापति द्वारा जो ऋतु वर्णन है वह बहुत ही सुंदर नमूना है ऋतु वर्णन का। ऋतु वर्णन करते समय कवि ने अपनी योग्यता का पूर्ण परिचय देते हुए विभिन्न उपादानों और लक्षणों का उपयोग करते हुए सुंदर शब्दों में व सरल शब्दों के अंतर्गत ऋतु वर्णन का वर्णन करते हुए हमारे समक्ष रखा है। बसंत का वैभव पूरी छटा के साथ पंक्तियों में पिरोया गया है। यानी कि प्रकृति के अंतर्गत जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तब उसमें होने वाले परिवर्तनों को बहुत ही बारीकी से देखते हुए और सुंदर पंक्तियों के माध्यम से एक लड़ी में पिरो करके उस बसंत का पूरा वैभव, बसंत का जितना भी आनंद अन्य पशु पक्षियों को और मानव प्राणियों को आता है, उन सभी का ध्यान रखते हुए सुंदर संयोजन करते हुए वर्णन किया गया। कवि ने ऋतु बसंत का सूक्ष्मता पूर्वक मानवीकरण किया है। यानी कि बहुत ही बारीकी से ऋतु परिवर्तन होते समय और बसंत के आगमन के समय प्रकृति में होने वाले बदलावों को बहुत ही नज़दीकी से और सूक्ष्मता से अध्ययन करते हुए उन्होंने मानवीकरण किया है। मानवीकरण एक अलंकार होता है। इस अलंकार के अंतर्गत कहा जाता है कि जड़ चेतन वस्तुओं के अंतर्गत जब मनुष्य जैसी क्रियाएं बताई जाती है तब वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। यानी कि प्रकृति के अंतर्गत भी जब मनुष्य जैसी क्रियाएं प्रकृति जब करती है तो वह मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कि अलसाई वनस्पतियाँ मुख धोती शीतल जल से, यानी कि वनस्पतियाँ आलस मरोड़ रही है और उठ कर के अपना ठंडे पानी से मुंह धो रही है, जबकि वास्तव में वनस्पतियाँ न तो आलस लेती है और न ही ठंडे पानी से अपने मुख को धोती है। लेकिन कवि ने अपनी कल्पना से इस प्रकार का वर्णन किया है, जो मनुष्य क्रिया करता है वैसी ही क्रिया उस प्रकृति के अंतर्गत दिखाई गई है, तब वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। और ये मानवीकरण सेनापति ने बहुत ही सूक्ष्मता के साथ उस बसंत ऋतु का किया है। पूरा परिदृश्य राजा के आगमन काल के वस्तुओं एवं भावनाओं से बुना गया है। यानी कि जब राजा कहीं आता है या कहीं प्रस्थान करता है तो उसके साथ उसका पूरा राजसी ठाट बाट होता है, संपूर्ण सेना के साथ वह प्रस्थान करता है। और उस समय जब राजा के मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उन सभी को बहुत ही बारीकी से संजोया गया है। रंगीन उपवन सुगंधमय हो गए हैं। यानी कि बसंत ऋतु के आगमन पर वातावरण के अंतर्गत विभिन्न रंग के पुष्प खिल जाते हैं और संपूर्ण वातावरण को सुगंधमय कर देते हैं। कोकिल चारण की भूमिका में पदगान कर रहा है और बसंत ऋतु के अंतर्गत कोयल भी अपनी मधुर वाणी से बसंत का गुणगान करता हुआ दिखाई देता है। शोभा के सुखमय उपकरण सेना के कवायद की छवि उत्पन्न कर रहा है। जब सेना जब चलती है, परेड करती है तो कदम से कदम मिलाकर के, कंधे से कंधा मिलाकर के चलती है तो बहुत सुंदर एक दृश्य उत्पन्न होता है। उसी प्रकार बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति की जो शोभा है वह बहुत ही बढ़ जाती है और उस बढ़ी हुई शोभा को जब कोई व्यक्ति देखता है, कोई प्राणी देखता है तो उसके मन के अंतर्गत बहुत ही सुख की अनुभूति होती है और उस सुख को लेकर के बहुत ही आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है, क्योंकि राजा एकाकी गमन नहीं करता। इसी तरह भीषण गर्मी के बाद झुलसी हुई प्रकृति पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती है तो धरती नयनाभिराम एवं सुखमय हो जाती है। यानी कि भीषण गर्मी के कारण
प्रकृति के अंतर्गत उत्पन्न घास और पेड़ पौधे जो होते हैं वो झुलस जाते हैं, उनका रंग परिवर्तित हो जाता है। और जब जैसे ही वर्षा की बूंदें उस प्रकृति के अंतर्गत उन पेड़ पौधों के ऊपर जब गिरती है तो पुनः वे हरे भरे हो जाते हैं और धरती हरी भरी दिखाई देने लग जाती है। तो धरती हरियाली जब हो जाती है तो आँखों को भी बड़ा आनंद मिलता है, मन को भी बड़ा सुख मिलता है, और उसी सुख की कल्पना यहाँ पर की गई है। मानसून का आगमन इस कृषि प्रधान देश के लिए एक उत्सव की तरह होता है। जब मानसून आता है तो किसानों का मन उत्साह से भर जाता है, उनका मन मयूर नाच उठता है, क्योंकि उनको आशा जग जाती है कि इस बार मानसून अच्छी बारिश लेकर के आएगा और अच्छी बारिश होगी तो खेतों के अंतर्गत लहलाती हुई फसल भी अच्छी उत्पन्न होगी। इसलिए वो बड़े उत्सव के साथ उस समय का आनंद लेते हैं। कवि ने डूबकर बरसात के ऋतु चक्र को आंखों के आगे साकार कर दिया है। शीत ऋतु की आक्रामकता को सेनापति के आचरण में कवि ने वर्णित किया है। यानी कि जब शीत ऋतु आती है तो वह भी पूर्ण आक्रामकता के साथ आती है और हर मनुष्य को और हर प्राणी को झकझोर करके रख देती है। शीत के हमले से बचने के लिए प्रकृति को पराजित कर दिया गया है। बर्फीली हवा की चुभन तीर के समान घातक है। यानी कि सर्दी के अंतर्गत जो बर्फीली हवाएं चलती है वो शरीर के अंतर्गत जब चुभती है तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने तीर से प्रहार कर दिया हो। सूरज का तेवर भी निस्तेज पड़ गया है। यानी कि सर्दी इतनी तेज होती है कि सूर्य भी अपने ताप से उसको भगा नहीं पाता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, उस सर्दी से बचने के लिए अलाव जलाते हैं। अलाव की आग को घेरकर जन समुदाय ठिठुर रहे हैं। देश समाज पर ऋतुओं के प्रभाव का इतना जीवंत वर्णन ही सेनापति को कालजयी कवि बनाता है। यानी कि बहुत ही सुंदरता के साथ, बहुत ही बारीकी से, बहुत सरल भाषा में और बहुत ही सहज तरीके से ऋतुओं का वर्णन करना अगर किसी के बस में था तो वो केवल और केवल सेनापति के था। इसीलिए सेनापति को कालजयी कवि भी माना जाता है। अब हम उनके द्वारा रचित ऋतु वर्णन का भावार्थ समझेंगे। भावार्थ समझने से पूर्व हम कठिन शब्दों को एक बार पढ़ लेते हैं। बरन बरन मतलब विभिन्न रंगों के पुष्प। चतुरंग मतलब चारों अंगों वाली सेना, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ एवं पैदल सैनिक शामिल हो। पुहपन मतलब फूल। मांझ यानी मध्य में। क्षिति यानी पृथ्वी। झर यानी ताप या झड़ी। भादव यानी जंगल की आग की तरह, भादव का महीना। तरनी यानी सूर्य या नौका। दामिनी यानी बिजली। कलापी यानी मोर। सीकर यानी जल की बूंदें। विरहजुर विरह का बुखार। मदन यानी कामदेव। निबल यानी शक्तिहीन। सूरी यानी सूर्य। सिहराई यानी ठंडा। कौनन यानी कोने में। धूम या धुआं। पानी यानी हाथ। पाउक यानी आग। इन कठिन शब्दों को भी हम जब पढ़ लेते हैं तो ये हमारे आगे बहुत उपयोगी हैं, काम आएंगे। अब हम देखते हैं भावार्थ। बरन बरन तरु फूले उपवन, सोई चतुरंग संग दल लहितु है। इस पद के अंतर्गत बसंत के आगमन का वर्णन किया गया है और बसंत के आगमन पर प्रकृति में होने वाले बदलावों को बहुत ही सुंदर तरीके से कवि ने लिपिबद्ध किया है। यानी कि बसंत ऋतु के आगमन पर वन और उपवन के अंतर्गत तरह तरह के रंगों के पुष्प खिल गए हैं। उन पेड़ पौधों के ऊपर विभिन्न रंगों के पुष्प खिल चुके हैं और उस विभिन्न रंग के पुष्पों से वातावरण का जो दृश्य जो होता है वह बड़ा मनोरम बन जाता है, सुंदर दिखाई देने लग जाता है। सोई चतुरंग संग दल लहितु है। और कहते हैं कि बसंत ऋतु के आगमन पर उसकी सेना भी उसके साथ आई है। चतुरंग का मतलब चारों प्रकार की सेना जो है बसंत ऋतु के साथ चल रही है। बड़े दल बल के साथ बसंत ऋतु का आगमन हो रहा है। बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है। यानी कि कोयल जो है उनका गुणगान कर रही है। बसंत ऋतु के आगमन का गुणगान जो है कोयल अपनी मधुर और मीठी वाणी के अंतर्गत कर रही है। कोयल का कूकना भी बहुत ही अपने आप में बड़ा आनंदित होता है। कहते हैं कि कोयल की कूक प्यारी, पपैये की टेर प्यारी, गा रही है रत्ना बुलबुल, राख मगर सब एक है।
यानी कि हर एक व्यक्ति की जो वाणी होती है, आवाज़ जो होती है वो अलग अलग होती है। किसी की कड़वी होती है, किसी की मधुर आवाज़ होती है। तो जब मधुर आवाज़ होती है तो उसको सुनना हर कोई पसंद करता है। तो कोयल भी बसंत के आगमन पर बसंत का गुणगान अपनी मधुर वाणी के अंतर्गत कर रही है। गुंजत मधुप गान गुण गहीतु है। और भंवरा जो भी है वो भी अपने मधुर गुंजन से बसंत ऋतु का यशगान कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो एक सुंदर संगीत उत्पन्न करते हुए बसंत के आगमन का स्वागत कर रहा है। आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई है। और इस प्रकार का सुंदर जब दृश्य उत्पन्न हो गया, विभिन्न प्रकार के विभिन्न रंगों के जब पुष्प वन और उपवन के अंतर्गत खिल गए हैं, तो उनकी जो खुशबू है, उन फूलों की जो खुशबू है वह चारों तरफ फैल गई है। उससे जो उसका जो आसपास का जो वातावरण है बहुत ही सुगंधमय हो गया है और वह सुगंधमय वातावरण सबको सुख प्रदान करता है और बहुत ही अच्छा लगता है। सोने के सुगंध मांझ सने रहितु है। ऐसा लगता है कि सोने पे सुहागा हो गया है। यानी कि बसंत ऋतु के आगमन पर दोहरी खुशी होती है। एक तो बसंत का आगमन और उसके बाद प्रकृति के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को जब देखा जाता है तो उसको देख करके हर कोई जो है बड़ा आनंदित हो जाता है। और बसंत ऋतु के आगमन के अंतर्गत खेतों के अंतर्गत सरसों की फसल के ऊपर भी पीले रंग के पुष्प लग जाते हैं और उन पीले रंग के पुष्पों के अंतर्गत जो तेलांग जो सुगंध होती है बहुत ही अच्छी सुगंध होती है और उन पीले पुष्पों से ऐसा लग रहा है कि सोना जो है खिला हुआ है खेत के अंतर्गत। इसीलिए वो कहावत भी बन गई है कि सोने पे सुहागा। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज है। इस प्रकार से ये जो सेनापति जो ऋतुओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आज चारों तरफ जो सुंदरता छाई हुई है और इसको देख करके पूरी का पूरा जो समाज जो है बड़ा सुख का आनंद कर रहा है और उसी सुख के साथ अपने जीवन को भी व्यतीत कर रहा है। ये सारा का सारा राजबाज या राजकाज जो है ऋतु बसंत के आगमन के उपलक्ष्य में हो रहा है। इसी प्रकार आवत बसंत ऋतुराज कहितु है। ये जितने भी क्रियाकलाप जो किए जा रहे हैं या जितने भी व्यवस्था जो यहाँ पर बिठाई गई है वो सब की सब बसंत ऋतु के आगमन पर की गई है, यानी कि उसके स्वागत के लिए ये सारी संपूर्ण तैयारियाँ की गई है। तो इस प्रकार से बसंत ऋतु के आगमन से संपूर्ण वातावरण जो होता है वो बड़ा आनंदित हो जाता है और उत्साह के रूप में उसको भी देखा जाता है। अब हम दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। दूसरे पद को पढ़ने से पूर्व एक बार हम इसका प्रसंग, व्याख्या और विशेष को देख लेते हैं। उसका एक बार आदर्श वाचन हम करते हैं। प्रस्तुत काव्यांश कवि सेनापति द्वारा रचित कवित्त रत्नाकर में वर्णित ऋतु वर्णन से लिया गया है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने ऋतुओं के राजा बसंत के आगमन से प्रकृति में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का सूक्ष्मतापूर्वक मानवीकरण करते हुए प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है। व्याख्या। ऋतुओं के राजा बसंत अपने साथ संपूर्ण राज समाज को लेकर आ रहे हैं। उनके आने पर वनों और उपवनों में विभिन्न वृक्ष विविध रंगों के पुष्पों से सज गए हैं। यही राजा बसंत की चतुरंगिणी सेना है। राजा बसंत के गुणों का यशगान कोयलों द्वारा किया जा रहा है। यही राजा बसंत के गुण गायक हैं। फूलों पर गुंजन कर रहे भंवरे संगीतकारों की भूमिका में नजर आ रहे हैं। प्रकृति में चारों और विविध फूलों की महक आ रही है जो सोने में सुगंध होने की कहावत को चरितार्थ करती है। वातावरण में चारों ओर सुंदरता छाई हुई है। सभी प्राणियों के मन में आनंद की अनुभूति व खुशी देखी जा सकती है। ये सारा साज बाज ऋतुओं के राजा बसंत के आगमन के अवसर पर हो रहा है। विशेष कवि ने सरल, सरस, सहज व प्रभावशाली साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। बरन बरन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बोलत बीरद बीर गान गुण गही तू है तथा सुबास सोई सोने के सुगंध में अनुप्रास अलंकार है। अलंकारिक व वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। कवित्त छंद है। अब हम दूसरे पद का भावार्थ समझेंगे। देखे छिति अंबर जले हैं चारी और छोर, तिन तरबर सब ही को रूप हरियो है।
यानी कि कवि कह रहा है कि जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, जहाँ तक मुझे नज़र आता है, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है, वहाँ पर धरती और अंबर जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, चारों ओर से जलते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके जलने के कारण यानी कि भीषण गर्मी के कारण, तेज सूर्य के ताप के कारण जहाँ तक मेरी नज़र जाती है वहाँ तक चारों तरफ का वातावरण मुझे जलता हुआ नज़र आ रहा है। और उस जलते हुए वातावरण के अंतर्गत तिनके और पेड़ पौधे सब का रूप जो है वो नष्ट हो गया है। गर्मी ने उनके रूप में बदलाव कर दिया है, उनका रूप हर लिया है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, यानी कि बरसात की बूंदें भी जो है भादव के महीने में होती है, उसके स्थान पर इतनी तेज गर्मी हो रही है कि बारिश का एहसास हो रहा है। लग रहा है कि बारिश हो रही है, लेकिन वास्तव में बारिश नहीं है। केवल और केवल गर्मी के कारण बारिश का एहसास हो रहा है। भादव महीने के अंतर्गत भी इस प्रकार की गर्मी पड़ रही है। दूसरे अर्थ में भादव पद के अंतर्गत बरसात की झड़ी लग जाती है और उस बरसात की झड़ी के अंतर्गत सभी को बड़ा आनंद मिलता है। जलद पवन तन सेक मानो परियो है, यानी कि उस गर्मी के अंतर्गत सभी प्राणियों को पानी के अंतर्गत और हवा से ही उनको आनंद मिल सकता है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो पवन जो है वो भी तेज हो गई है, गर्म हो गई है। और उस गर्म युक्त जो हवा जब जलती है तो और शरीर से जब वो टकराती है तो शरीर को ऐसा लग रहा है कि किसी ने गरम गरम वस्तु से उसका सेक कर लिया है, यानी कि उसको सेका जा रहा है, ऐसा महसूस होता है। इतनी गर्म हवा जो है उस चारों तरफ फैल गई है, जो शरीर को झुलसाने वाली है, शरीर को नष्ट करने वाली है, शरीर को पीड़ा उत्पन्न करने वाली है, पीड़ा देने वाली है। दारुण तरणी तरे नदी सुख पावे सब। और इस प्रकार से इस गर्मी से बचने के लिए सभी को नदी के अंतर्गत ही सुख मिलता है। उस नदी के पानी के अंतर्गत जब सब जाकर के बैठ जाते हैं तब उनको आनंद की अनुभूति होती है, जब थोड़ा सा आराम मिलता है, गर्मी से छुटकारा मिलता है। सीरी घन छाह चाही बोई चित धरियो है। और बादलों की छाह और नदी का जो ठंडा शीतल जल रहता है उसी से उनके मन को सुख की अनुभूति होती है। और सभी के मन को ठंडी ठंडी छाँव जो है बादलों की वही अच्छी लगती है, और नदी का पानी जो होता है वह अच्छा लगता है, क्योंकि उससे उनको गर्मी से राहत मिलती है, इसीलिए उसको मन को अच्छा लगता है, ऐसा कवि ने कहा है। देखो चतुराई सेनापति कविताई कीजू। सेनापति कहता है अगर कविता की चतुराई अगर किसी को देखनी है, कविता कैसे लिखी जा सकती है, उसकी कुशलता को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है और अपनी चतुराई से कैसे कविता को बढ़ाया जा सकता है, देखा जा सकता है, अगर किसी कवि को इस प्रकार की चतुराई अगर देखनी है तो सेनापति को कविता करते हुए देखें तो वो इस प्रकार से सीख सकता है। ग्रीष्म विषम बरसा की सम करियो है, यानी कि कवि ने अपनी कल्पना शक्ति से और अपनी कविता करने की चतुराई से ग्रीष्म ऋतु को भी वर्षा ऋतु के समान बता दिया गया है। तो इतनी कल्पना शक्ति और इतनी निपुणता अगर किसी कवि में है तो वह केवल और केवल सेनापति के अंतर्गत है। सेनापति ने इसी के अंतर्गत गर्मी के साथ साथ वर्षा ऋतु का भी वर्णन किया है। एक ही पद के अंतर्गत दो ऋतुओं को उन्होंने एक साथ दिखाया है। अब हम इसका प्रसंग, व्याख्या और विशेष का भी अध्ययन कर लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश कवि सेनापति द्वारा रचित कवित्त रत्नाकर में वर्णित ऋतु वर्णन से लिया गया है। इस छंद के अंतर्गत कवि ने अपनी कल्पना शक्ति व काव्य कुशलता का परिचय देते हुए भीषण ग्रीष्म ऋतु को वर्षा ऋतु का रूप दे दिया है। भीषण ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि जहाँ तक हमारी दृष्टि जा रही है वहाँ तक गर्मी के कारण चारों ओर धरती और आकाश जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भीषण ग्रीष्म की तपन से घास और वृक्षों को झुलसाकर उनका वास्तविक रूप नष्ट कर दिया है। सूर्य की तेज किरणों का ताप शरीर को पीड़ित कर रहा है। चारों ओर वन में लगी आग का प्रकाश फैलता जा रहा है। गर्म वायु से शरीर की सेकाई हो रही है। तपते हुए सूर्य के नीचे लोगों को नदियों में ही सुख मिल रहा है। बादलों की शीतल छाया पानी ही सभी प्राणियों व वनस्पतियों को अच्छा लग रहा है। कवि सेनापति कहता है कि उनकी कविता रचने की कला व चतुराई को सभी काव्य प्रेमियों को ध्यान से देखनी चाहिए। उन्होंने काव्य कुशलता से ग्रीष्म ऋतु को भी वर्षा ऋतु के समान बता दिया है।
साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग, श्लेष व रूपक अलंकारों का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। अंत में आप सभी को 6 प्रश्न दिए जा रहे हैं गृहकार्य के रूप में। इन 6 प्रश्नों का आप अपनी उत्तर पुस्तिका के अंतर्गत इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। अगले वीडियो में शेष पदों को लेकर के हम आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।